गुड इवनिंग सभी को। अमृतराज क्लास स्टार्ट हो गया है। नहीं धर्मेंद्र जी, देर नहीं है, बिल्कुल मैं खड़ा हूं सामने। आइए टॉपिक पर चलते हैं। और टॉपिक मॉर्निंग क्लास में मैंने डिस्कस किया था, लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय शासन। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करना है। आज आप लोगों का पॉलिटी का क्लास समाप्त भी हो जाएगा, जैसा कि मैंने मॉर्निंग बताया था। तो अभी हम लोग बातें करेंगे। मैंने बताया था कि लोकल गवर्नमेंट की बात किया जाए तो 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक रूरल लोकल गवर्नमेंट और एक अर्बन, 2 प्रकार के होते हैं। यानी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और शहरी स्थानीय शासन, ये 2 प्रकार के होते हैं। अब देखा जाए तो यहां जो व्यवस्था किया गया है, ये रूरल के लिए मैंने बताया था कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो प्रोग्राम चला था, ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में और नेहरू जी ने इन उद्देश्यों के साथ ये प्रोग्राम चलाया कि अधिक से अधिक इंडिया की पब्लिक पार्टिसिपेट करेगी और इस प्रकार से इंडिया का डेवलपमेंट विकास होगा। इन उद्देश्यों के साथ, इन्हीं उद्देश्यों के साथ ये प्रोग्राम इन्होंने चलाया। बट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम फेल रहा, असफल रहा। इस प्रकार से फिर उन्होंने एक और प्रोग्राम शुरू किया और ये प्रोग्राम था नेशनल एक्सटेंशन सर्विस प्रोग्राम, यानी राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम। और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस प्रोग्राम, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम जो शुरू हुआ, इस प्रोग्राम को भी सफलता नहीं मिला, अर्थात ये भी रोकना पड़ा। तो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस प्रोग्राम, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम चला, ये भी फेल रहा। फिर नेहरू जी ने ये ध्यान दिया कि हमारे 2 प्रोग्राम फेल, असफल हुए, इसलिए ऐसे कोई प्रोग्राम शुरू न करें, इस पर स्टडी करके फिर कोई प्रोग्राम। तो इस मुद्दे पर स्टडी करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बलवंत राय मेहता के चेयरमैनशिप में इन्होंने एक कमीशन सेटअप किया, एक कमेटी सेटअप किया। और चूंकि बलवंत राय मेहता जी कमेटी के हेड थे, इसलिए कमेटी का नाम पड़ा बलवंत राय मेहता कमेटी। और बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी, इस कमेटी को जिम्मेदारी इन्होंने दिया कि लोकल गवर्नमेंट पर स्टडी करके रिपोर्ट देना। और इस प्रकार से इन्होंने जो ये प्रोग्राम दिया, रिपोर्ट इन्होंने दिया इस प्रकार से। 16 जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी सेटअप हुई और बलवंत राय मेहता कमेटी ने अपना रिपोर्ट इस प्रकार से दिया। बलवंत राय मेहता कमेटी ने अपने रिपोर्ट में दिया, अपने रिपोर्ट इन्होंने दिया 24 नवंबर 1957, यानी 24 नवंबर 1957 को बलवंत राय मेहता कमेटी अपना रिपोर्ट दिया। और मॉर्निंग के क्लास में मैंने बताया था कि बलवंत राय मेहता कमेटी अपना जो रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट में 3 टायर लोकल गवर्नमेंट की व्यवस्था किया। 3 टायर, 3 स्तरीय कौन कौन? 3 टायर्स में इन्होंने दिया, नंबर 1 विलेज यानी ग्राम, सेकंड दिया ब्लॉक यानी मंडल, और 3rd इन्होंने दिया डिस्ट्रिक्ट पंचायत यानी जिला पंचायत। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था दिया। और इस तरह की व्यवस्था, 3 टायर्स की जो व्यवस्था की बात हुई पंचायती राज पर, जिन्होंने रिपोर्ट दिया, ये रिपोर्ट आ गया 24 नवंबर 1957। और इस प्रकार से एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा ये एक्सेप्टेड भी हो गया 1958 में। और इस प्रकार से भारत का पहला राज्य, राजस्थान राज्य ने इसके लिए एक्ट तैयार किया। तो राजस्थान राज्य ने पंचायती राज एक्ट तैयार किया और राजस्थान राज्य जो पंचायती राज एक्ट तैयार किया, ये व्यवस्था, पहला राज्य राजस्थान राज्य जो पंचायती राज एक्ट तैयार किया, लेकिन ये व्यवस्था पंचायती राज एक्ट जो तैयार किया राजस्थान के राज्य, इस पंचायती राज एक्ट अधिनियम कानून का
उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था। और ये उद्घाटन किए थे कब? ये था 2 अक्टूबर 1959। तो 2 अक्टूबर 1959, अब बल्कि इसको ऐसे कहा जाए, सेकेंड अक्टूबर 1959 को इस बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद राजस्थान स्टेट ने, ये राजस्थान स्टेट ने जो कानून बनाया, राजस्थानी स्टेट, तो राजस्थान स्टेट ने जो कानून बनाया, राजस्थान राज्य ने जो कानून बनाया, ये 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान स्टेट के नागौर डिस्ट्रिक्ट में, ये नागौर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में ये व्यवस्था इनॉग्रेशन किया गया। तो आपसे कमीशन ये क्वेश्चन कर चुका है कि पंचायती राज का इनॉग्रेशन, उद्घाटन कहां पर किया गया। जब ये पूछा जाता है तो राजस्थान के 4 डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन में होते हैं। आपका सही जवाब होगा राजस्थान का ये नागौर डिस्ट्रिक्ट। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में 1959, 2 अक्टूबर 1959 में इसका इनॉग्रेशन हुआ। तो पंचायती राज का उद्घाटन हुआ 2 अक्टूबर 1959 को, और ये पहले ही कानून तैयार हो गया राजस्थान में, लेकिन इस डेट का इंतजार 2 अक्टूबर को क्यों किया गया? कानून तो तैयार हो गया तो सितंबर में, लेकिन 2 अक्टूबर का इंतजार इसलिए, आप सभी जानते होंगे 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, और इस प्रकार से इसी 2 अक्टूबर को इसका इनॉग्रेशन, इसका उद्घाटन हुआ। ठीक है, तो महात्मा जी के सम्मान में नागौर डिस्ट्रिक्ट में जो इनॉग्रेशन हुआ 2 अक्टूबर को, ये महात्मा जी के सम्मान में। ठीक है, और इस प्रकार से ये व्यवस्था दी गई। तो ध्यान देंगे, अब चूंकि अगर आपसे ये पूछा गया कि सेकंड स्टेट कौन था, दूसरा राज्य कौन था, दूसरा राज्य कौन था जो पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज कानून तैयार किया, तो आपका जवाब होगा आंध्र प्रदेश राज्य। तो ये सेकंड स्टेट था आंध्र प्रदेश। तो भारत का दूसरा राज्य था ये आंध्र प्रदेश स्टेट, आंध्र प्रदेश राज्य, जहां पंचायती राज व्यवस्था दी गई। फर्स्ट स्टेट आपसे पूछा गया तो आपका जवाब होगा राजस्थान, सेकंड स्टेट पूछा गया तो आपका जवाब होगा आंध्र प्रदेश। क्लियर? आइए अब हम लोग ध्यान देते हैं आगे। तो नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे ये बलवंत राय मेहता कमेटी जो रिपोर्ट आई, और इस प्रकार से इनके रिपोर्ट आने के बाद जो व्यवस्थाएं इतनी सारी हुई। पहला राज्य राजस्थान स्टेट आपने देखा, ये व्यवस्था चलता रहा 3 टायर्स। तो 3 टायर्स की व्यवस्था हमारे देश में चलती रही, लेकिन आपके कंट्री में एक समय था फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई। पहला नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो आई, ये फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट हमारी कंट्री में जो आई, ये थी जनता पार्टी की गवर्नमेंट, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। और मोरारजी देसाई गवर्नमेंट, जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने, जो मोरारजी देसाई गवर्नमेंट जनता पार्टी गवर्नमेंट थी, इसके प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई थे। और इस प्रकार से ये गवर्नमेंट जब आई 1977 में, तो इस गवर्नमेंट ने माना कि इंडिया में लोकल बॉडीज रूरल एंड अर्बन दोनों काम कर रहे हैं, बट फिर भी इंडिया का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इन्होंने माना फिर भी भारत का विकास नहीं हो पा रहा है, इसलिए इन्होंने ये माना कि ऐसी परिस्थिति में इस पर विचार किया जाना चाहिए। और इस पर विचार करने के लिए इन्होंने क्या काम किया? इस पर विचार करने के लिए इन्होंने अशोक मेहता के चेयरमैनशिप में एक कमेटी सेटअप किया।
तो अशोक मेहता के चेयरमैनशिप इन्होंने कमेटी सेटअप किया, इसलिए इस कमेटी का नाम पड़ा अशोक मेहता कमेटी। ये कमेटी थी अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी, और ये कमेटी सेटअप हुई। इस समिति का गठन हुआ इन 1977 और इस कमेटी ने स्टडी करके अपना रिपोर्ट दिया था। कमेटी अपना रिपोर्ट दिया इन 1978 और अशोक मेहता कमेटी रिपोर्ट ने जो दिया रिपोर्ट, इसमें इन्होंने दिया कि लोकल गवर्नमेंट 2 टायर्स होना चाहिए। द्विस्तरीय होना चाहिए। और 2 टायर्स में क्या क्या होना चाहिए? ये 2 टायर्स में नंबर फर्स्ट ब्लॉक यानी प्रखंड, और नंबर सेकेंड होगा डिस्ट्रिक्ट। जिला। ये 2 टायर्स, तो 2 टायर्स की इन्होंने व्यवस्था दिया। ये आपने देखा ब्लॉक एंड नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट यानी प्रखंड एंड डिस्ट्रिक्ट। लोअर पीसीएस यूपी में क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक मेहता कमेटी के रिपोर्ट में इनमें से क्या नहीं था। ऑप्शन में दिया था विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, नॉन ऑफ दिस। तो आप समझ सकते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी के रिपोर्ट में 3 टायर्स था, विलेज था और 2 ये थे। अशोक मेहता कमेटी के रिपोर्ट में देखें फर्स्ट टायर ही नहीं था, तो इसलिए आपका सही जवाब होगा ये विलेज यानी ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट था, विलेज अशोक मेहता कमेटी के रिपोर्ट में नहीं था। इस प्रकार से इन्होंने ये व्यवस्था दिया। और इसके बाद हम लोग बातें करते हैं नेक्स्ट बातें हम लोग करेंगे। अशोक मेहता कमेटी का जो रिपोर्ट आया, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट थी। आप जानते होंगे जनता पार्टी की गवर्नमेंट मोरारजी देसाई गवर्नमेंट थी। ये कई छोटे छोटे पार्टी को मिलकर जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी। और जनता पार्टी की गवर्नमेंट जो छोटे छोटे पार्टी को मिलकर बनी थी, ये लोग अच्छे पद के लालच में आपस में ही लड़ पड़े और ये गवर्नमेंट 5 इयर्स टर्म कंप्लीट नहीं कर पाई। इसलिए ये जो रिपोर्ट था अशोक मेहता कमेटी का रिपोर्ट, ये इंप्लीमेंट भी नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ। अर्थात पुरानी व्यवस्था जो थी वही कंटिन्यू रहा, वही चलता रहा आपके देश में। बाद में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर स्टडी करने के लिए कुछ कमेटी सेटअप किए और इस प्रकार से कमेटी जो सेटअप किए वो कमेटी इस तरह से था। कमेटी ये डॉक्टर पीवी के राव कमेटी, ये कहिए डॉक्टर जीवी के राव कमेटी। और डॉक्टर जीवी के राव कमेटी सेटअप हुई थी। ये कमेटी सेटअप हुई इन 1985 में और इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया था। इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया 1985 में ही और इन्होंने अपने रिपोर्ट में दिया कि गवर्नमेंट जो इन्होंने अपने रिपोर्ट में दिया कि लोकल गवर्नमेंट 4 टायर होना चाहिए। नंबर फर्स्ट इन्होंने दिया विलेज, ग्राम,
और नंबर नेक्स्ट इन्होंने दिया ये ब्लॉक, प्रखंड, और नेक्स्ट दिया ये थर्ड डिस्ट्रिक्ट यानी जिला। और रिपोर्ट में नेक्स्ट इन्होंने दिया स्टेट काउंसिल, राज्य परिषद। तो फोर्थ इन्होंने दिया रिपोर्ट में स्टेट काउंसिल, राज्य परिषद। तो स्टेट काउंसिल, राज्य परिषद, ये इन्होंने व्यवस्था दिया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 4 इनके ये टायर्स थे, 4 स्तरीय थे। ये डॉक्टर PV राव कमेटी का रिपोर्ट था कि लोकल गवर्नमेंट जो होना चाहिए ये 2 टायर्स और 3 टायर्स दोनों का विरोध किए। और इन्होंने दिया ये वैभव शर्मा का क्या प्रॉब्लम है भाई? वैभव शर्मा क्या प्रॉब्लम है? सर जी कैग किस आर्टिकल में है? वैभव शर्मा आप सोए हैं क्या? आपको तो नोट्स भी मैंने दे दिया है, PDF कैग का, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का आपको PDF दे दिया, अपलोड कर दिया है। तो वैभव शर्मा अब मुझे आप लोगों से पूछना चाहिए किस आर्टिकल में है, नंबर फर्स्ट। और नंबर नेक्स्ट कल ही मैंने पढ़ाया, परसों पढ़ाया, इसका मतलब आप सोए रहते हैं, PDF मिले या वीडियो सब आपके लिए बेकार है। इस तरह से 50 बार एडमिशन लेंगे, वैभव शर्मा क्या करेंगे बोलिए? देखिए ये आर्टिकल मैंने बताया था कैग का, आज भी बता दे रहा हूं, लेकिन 4 दिन के बाद वैभव शर्मा फिर बोलेंगे कौन सा आर्टिकल है, क्योंकि मैंने PDF भी दे दिया। अभी 2 दिन पहले पढ़ाया, PDF 10 दिन पहले अपलोड कर चुका हूं। और आर्टिकल्स इसके लिए 148 टू 151। लेकिन निश्चित रूप से आप कल भी यही कहेंगे कि कैग का आर्टिकल क्या है। सोचिए, हमेशा जो मन दिमाग से गरीब होता है वो गरीब ही रहता है, लेकिन मेंटलिटी जिसका गरीब ना हो, आज गरीब कल वर्ल्ड लेवल पर अमीर भी हो सकता है। वैभव शर्मा आपकी यही कमी है। मैंने अभी 2 दिन पहले पढ़ाया, डिटेल आर्टिकल सभी का लिखता गया। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उस वीडियो को देखिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है, नोट्स अपलोड कर चुके हैं उसको चाट जाइए, इतनी बार पढ़िए। ये ध्यान दीजिए, आज एक से एक गरीब जो IAS टॉपर हो रहे हैं, वैभव शर्मा आपके मेंटलिटी का नहीं है। दिमाग से जो गरीब होगा और पूरी तरह से थिंकिंग जिसका कंगाल होगा, वो विद्या के मामले में भी कंगाल होगा, ज्ञान के मामले में भी गरीब कंगाल होगा और बहुत दीनहीन होगा। अगर जुनून होगा पढ़ करके एक बड़ा बनना, अपने आप ज्ञान आएगा, फूक होगा। टीचर लिखा नहीं कि बस उसके दिमाग में, उस वीडियो को 4 बार दिखेगा, PDF को कई बार पढ़ेगा। वैभव शर्मा जरा, अरे और आप सोचिए आप क्या कर रहे हैं। मैंने 10 दिन पहले PDF दिया, आप सभी को पता है। और इतना ही नहीं, आपको मैंने 2 दिन पहले कैग पढ़ाया है। तो इतने बार पढ़ाना, PDF देना किस काम का है? आप तो 10 बार हमारे यहां कोचिंग में एडमिशन लेंगे, हर बार ऐसे पूछते रहेंगे। तो वैभव शर्मा जी आप ये बताइएगा कि अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल क्या है, जल्दी हमें कमेंट करके दीजिए। अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन दोनों का आर्टिकल देखिए, जल्दी लिखिए, नहीं तो मैं समझूंगा आप एकदम फालतू हैं। हमें उस स्टूडेंट से प्यार होता है जिसके अंदर जुनून होता है। मैं बहुत कड़वा सच्चाई बोलता हूं। आज इसी ऐप पर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो IAS बनने जा रहे हैं, अपने क्वेश्चन देते हैं हमारे व्हाट्सएप पर, हमसे बातें करते हैं रात में, तो मेंस की बातें करते हैं, IAS मेन, PCS मेन, आप ही के साथ पढ़ रहे हैं। आप सोचिए कहां कितना पीछे हैं। तो जल्दी वैभव शर्मा इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल हमें कमेंट करके लिख करके दीजिए, और अटॉर्नी जनरल दोनों का जल्दी लिखिए आर्टिकल, तो मैं समझूंगा कि क्लास में आप सिर्फ सुनते हैं या क्या करते हैं।
जल्दी अटॉर्नी जनरल का भी नहीं लिख पाए अभी तक, जल्दी लिखिए वैभव शर्मा। वैभव शर्मा, आप सोचिए है जी स्टूडेंट, आज आपको शर्म की थप्पड़ अपने गाल पर स्वयं मार लेना चाहिए। संदीप ने इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल सही आर्टिकल लिखा, शुभम ने लिखा, सबने लिखा, लगातार स्टूडेंट लिख रहे हैं, लेकिन आपके पास वैभव शर्मा जवाब नहीं है। क्यों नहीं जवाब है? उसका यह कारण, आप बहुत ही लापरवाह स्टूडेंट है। और वैभव शर्मा, आप में कोई कमी नहीं, गार्जियन की तरफ से कोई कमी नहीं, व्यक्तिगत आपकी कमी है। गार्जियन पैसा दे रहा, टाइम दे लिया, सब कुछ दे लिया, आप डेली क्लास फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। अगर फॉर्मेलिटी नहीं होता तो जैसे हमारे सभी स्टूडेंट खटाखट लिख रहे हैं अटॉर्नी जनरल का, और कई का आर्टिकल लिख दिए, आप भी लिख दिए होते। और बताइए, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले पीडीएफ दे चुका हूं, सारे स्टूडेंट को पता है, और क्लास में भी सबका आर्टिकल लिखता हूं। कैग का लिखा था 148 to 151। और इसका मतलब आप इतने लापरवाह स्टूडेंट हैं कि वीडियो को भी नहीं देखते हैं। वीडियो को बार बार देखिए और नोट्स को बार बार पढ़िए, ये सब कुछ मिल चुका है। इसका मतलब आप बहुत ही लापरवाह स्टूडेंट। सोचिए, इतनी लापरवाही करेंगे। वैभव जी, जरा ये बताइए कैसे रिजल्ट मिलेगा? वैभव जी, इतना कहने का मतलब मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। और वैभव, आप अटॉर्नी जनरल का स्पेलिंग भी नहीं लिख पा रहे हैं, अटॉर्नी का स्पेलिंग भी गलत लिखे हैं। बोर्ड पर मैंने लिखा, नोट्स में लिखा है। यार कितना मिस्टेक करोगे? आज इतना कंपटीशन है, फेंक देगा कमीशन और कोई ना कोई तुम्हारा स्थान ले लेगा। इतनी बड़ी कंपटीशन है, 500 पोस्ट की वैकेंसी आती है, 10 लाख फॉर्म पड़ जाते हैं। और वैभव, इतना लापरवाह रहोगे जो अटॉर्नी जनरल का स्पेलिंग नहीं लिख पा रहे हो, आर्टिकल नहीं याद है, क्या करोगे भाई? बहुत लापरवाही है। तो प्लीज वैभव, मैं आपसे भी उम्मीद रखता हूं, होप करता हूं आप एक ऑफिसर बने। ये आज इतना खर्रा खोटा आपको सुनाने का उद्देश्य यही था। आप लापरवाह हैं, ब्रिलियंसी में कमी नहीं होगा, गार्जियन ने कोई कमी नहीं दिया है। तो हमारे ऐप्स से जुड़ गए हैं तो दिल से जुड़िए, आपको हमेशा बूस्टअप करते रहेंगे। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो व्हाट्सएप पर दीजिए। पीटी नहीं, मेंस तक के लिए भी, मेंस आईएएस, मेंस का पॉलिटी स्पेशल मैं ला रहा हूं, पीटी का मेंस आईएएस का जो अमन अर्जुन सिन्हा सर का आ चुका है, मैं भी ला रहा हूं। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए होप उम्मीद करते हैं। मैं उसमें मेंस में राइटिंग भी सिखाऊंगा, लेकिन प्लीज वैभव, आप इतने लापरवाह रहेंगे। आप सोचिए, आपके मदर फादर, आपके ब्रदर सिस्टर उम्मीद रखे होंगे कि मेरा वैभव, मेरा भाई वैभव, मेरा बेटा वैभव एक ऑफिसर बनेगा, लेकिन आप धोखेबाजी कर रहे हैं, लापरवाह हैं। पढ़िए, आज से आ जाइए। तो ये आर्टिकल आपने पूछा, मैंने दे दिया, लेकिन वैभव मुझे दुख है, आप लापरवाह हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। जो वीडियो भी होता है क्लास का, आप उसका रिवीजन नहीं कर रहे। जो अपलोड हो गया है नोट्स, उसको भी आप नहीं पढ़ते हैं। अगर नोट्स पढ़े होते तो हमने क्लास में लिखा, नोट्स में है, वीडियो में है, फिर भी नहीं याद है, इसका मतलब न वीडियो कभी देखते, न नोट्स को कभी पलटते। देखिए, हमारे सभी स्टूडेंट इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल का खटखट सारे आर्टिकल सही लिख दिए, लेकिन वैभव अभी तक नहीं लिख पाए। ठीक है, तो ये लापरवाही है, मैं और कुछ नहीं मानूंगा। तो विशाल त्यागी जी का कुछ कमेंट आया है, लंबा चौड़ा में देख लो। सर गुड आफ्टरनून सर, 1 क्वेश्चन सर, अगर किसी कास्ट को किसी और में चेंज करना हो तो कौन करता है, और सर कौन सा, ध्यान दीजिएगा विशाल त्यागी जी, जैसे मान लीजिए बैकवर्ड हैं और एससी कैटेगरी में किया जा रहा है तो गवर्नमेंट करती है। अभी जानते होंगे उत्तर प्रदेश में कुछ जातियों को जो बैकवर्ड थे, उसमें गवर्नमेंट ने उनको एससी के कैटेगरी में कर दिया। जैसे जानते होंगे गोंड एक जात हुआ करती थी जो भूजा वगैरह लाई, ये भोजना, उन जातियों को एससी के कैटेगरी में यूपी की गवर्नमेंट ने आज से 7-8 साल पहले किया। इसी प्रकार से देख रहे हैं कुछ राज्यों में और भी बैकवर्ड जातियों को एससी में, और आज देख रहे हैं भारत के ही कुछ राज्यों में जो बैकवर्ड हैं, कुछ राज्य में जनरल है। तो ये व्यवस्था राज्य की सरकार करती है। जैसे आप जानते होंगे पटेल एक कास्ट होता है, कुर्मी, उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड है, लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटक एटसेट्रा राज्यों में ये फॉरवर्ड के रूप में है। गुजरात में भी फॉरवर्ड कोई आरक्षण नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में
ये बैकवर्ड में है और ये आरक्षण के हकदार हैं। अंडर आर्टिकल 16 इनको आरक्षण मिलता है। लेकिन यही महाराष्ट्र, गुजरात एटसेट्रा राज्यों में, कर्नाटक में देखा जाए तो ये जनरल क्लास में आते हैं, इनको किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं है। तो इस प्रकार से है विशाल जी, ये पावर सरकार को होता है, वही डिसाइड करती है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। ये था डॉक्टर PV राव कमेटी का रिपोर्ट और आपने रिपोर्ट देखा। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था है। डॉक्टर PV राव कमेटी के बाद हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट कमेटी, और नेक्स्ट कमेटी डॉक्टर LM सिंघवी कमेटी। डॉक्टर LM सिंघवी कमेटी का गठन हुआ था 1986। तो दिस कमेटी सेटअप इन 1986। इस समिति का गठन 1986 में हुआ था, 1986 में हुआ। और इस कमेटी ने 1986 में जो LM सिंघवी कमेटी का गठन हुआ, इस कमेटी ने जो अपना रिपोर्ट दिया, अपने रिपोर्ट पे इन्होंने दिया था कि जो भी लोकल बॉडीज हैं, 86 में ही इनका रिपोर्ट आया, इन्होंने रिपोर्ट में दिया कि जो भी लोकल बॉडीज हैं उनको अधिक से अधिक फाइनेंशियल अधिकार देना चाहिए, यानी वित्तीय अधिकार उनको ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए। यानी इस कमेटी का मानना था जब लोकल गवर्नमेंट के पास, लोकल बॉडीज के पास फाइनेंस नहीं होंगे तो ये डेवलपमेंट का काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ देखा जाए और इसी के साथ देखा जाए तो नेक्स्ट कमेटी की बात किया जाए, और नेक्स्ट कमेटी होगा, ये कमेटी होगी PK थुंगन कमेटी। PK थुंगन कमेटी। PK थुंगन कमेटी गठित की गई थी ये 19 दिस कमेटी सेटअप इन 1988 1988 में। और इस कमेटी ने अपने रिपोर्ट में दिया, इस कमेटी ने अपने रिपोर्ट में दिया था कि जितने भी लोकल बॉडीज हमारा इंडिया कंट्री में हैं, जो भी लोकल बॉडीज हमारे इंडिया कंट्री में हैं, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए, संवैधानिक दर्जा। इस कमेटी ने माना कि लोकल बॉडीज को जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा तो इनके पास बहुत सारे अधिकार होंगे और क्या काम करना है ये भी डिसाइड होगा। और रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लोकल बॉडीज को फाइनेंस धन भी मिलेगा। और संवैधानिक दर्जा होगा तो संवैधानिक दृष्टिकोण से बहुत सारे अधिकार पावर होंगे। यानी ये सभी लोकल बॉडीज अर्बन एंड रूरल अपने अपने राज्यों में अच्छे से काम करेंगे और भारत के सभी राज्यों, पूरे देश का डेवलपमेंट, विकास होगा। तो इन्हीं उद्देश्यों के साथ थुंगन कमेटी ने अपने रिपोर्ट में दिया कि जो भी लोकल बॉडीज हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस
यानी संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा। और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा जो इन्होंने सिफारिश किया, उसके बाद थोड़ा सा सिचुएशन बदला। सिचुएशन कैसे बदला उस पर बातें करते हैं। आपके कंट्री में राजीव गांधी की सरकार थी और राजीव गांधी की सरकार ने विचार किया कि इंडिया में लोकल बॉडीज तो काम कर रहे हैं, बट लोकल बॉडीज में कुछ कमियां हैं। ये राजीव गांधी की सरकार ने माना। लोकल बॉडीज की कमी क्या माना? राजीव गांधी की सरकार ने माना कि नंबर फर्स्ट, लोकल बॉडीज को क्या काम करने हैं ये डिसाइड नहीं है, निश्चित नहीं है। और लोकल बॉडीज के पास फाइनेंस की भी कमी है, ये कमी माना। आगे कमी माना राजीव गांधी की सरकार ने कि लोकल बॉडीज को रिस्पॉन्सिबल, जवाबदेह नहीं बनाया गया, उत्तरदायित्व नहीं है। और ये सारे डिफेक्ट, डिमेरिट्स, ये कमियां होने के कारण लोकल बॉडीज अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए लोकल बॉडीज हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं कर पा। इसी थिंकिंग के साथ यस दयानंद 86 में ही मैंने भी बताया था, सिंघवी कमेटी, एलएफ सिंघवी कमेटी, मैंने भी तो यही लिखा है 86, बिल्कुल सही लिखे हैं। तो आइए देखा जाए फिर क्या हुआ। ये राजीव जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, इमीडिएट कैबिनेट का सीटिंग कॉल किए और प्रधानमंत्री राजीव जी अपने कैबिनेट मिनिस्टर से इन्होंने डिस्कस किया। और राजीव गांधी जी अपने कैबिनेट मिनिस्टर से डिस्कस करने के बाद इन्होंने बिल फ्रेमिंग किया और उस बिल को लोकसभा से पास करा लिया। लेकिन राजीव गांधी सरकार ने जो बिल लोकसभा से पास कर लिया और पास करके राज्यसभा में भेजा, तो राजीव सरकार की मेजॉरिटी राज्यसभा में नहीं थी, बिल नहीं पास हुआ। आपको मैं बता दूं, राजीव सरकार के उस समय हालात, परिस्थिति, सिचुएशन वही थे जो प्रेजेंट टाइम में मोदी सरकार की है। लेकिन आपको ताजुब होगा कि सेम हालात थे, फिर भी राजीव सरकार बिल पास करने में सफल नहीं हुए। एक बार नहीं, बिल को कई बार प्रयास किए, हर बार लोकसभा से पास, राज्यसभा से नहीं पास हुआ। आप लोग जानते होंगे, एक समय आया राजीव जी दुनिया से पास हो गए, डेथ हो गया था, बट बिल नहीं पास हुआ। आप लोग जरा विचार कीजिए, जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों की सरकार की सिचुएशन, हालात सेम, तो फिर कैसे राजीव गांधी बिल पास करने में सफल नहीं रहे और नरेंद्र मोदी सफल रहे? कारण क्या? ध्यान दीजिएगा। दरअसल राजीव गांधी जी सही मायने में देखा जाए तो इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर तो थे, वर्ल्ड के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री थे, बट प्रधानमंत्री के लायक नहीं थे। हम भारतीयों ने इस तरह की गलतियां कई बार किया, अयोग्य व्यक्ति को भी बड़े पद पर पहुंचा दिए। यह हमारी आपकी गलती है। हमारे आपके देश की बर्बादी का कारण यह भी है, हम लोग भी देश के बर्बाद करने में सहायक रहे। और इस तरह से राजीव गांधी जो कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे, राज्य में या केंद्र में कभी मंत्री भी नहीं रहे, ऐसा अयोग्य व्यक्ति, ऐसा अनुभवहीन व्यक्ति जो शासन, सरकार, मंत्रालय चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं। राजीव गांधी एक प्लेन चलाना सिर्फ जानते थे, पायलट थे। बट ध्यान दीजिए आप स्टूडेंट, प्लेन चलाना और भारत जैसे देश को चलाना, दोनों में कोई कंपेयर, कोई तुलना नहीं। हम लोग इतने इमोशनल होकर सोचते हैं बस राजीव गांधी के माताजी इंदिरा जी का डेथ हुआ और बस कांग्रेसी नेता सिर्फ इतना बोल देना कि इनके माताजी का डेथ हो गया, अनाथ हो गए, बस सोच लीजिए। इस तरह की बातें सुनकर इमोशनल होकर हम लोग जीताते गए। ये बहुत गलत निर्णय हम लोगों ने लिया। जहां देश समाज की बात हो वहां पर इमोशनल होकर नहीं सोचना चाहिए, दिल से नहीं सोचना चाहिए, दिमाग से सोचना चाहिए। यही गलती हम लोगों ने किया, यही असफल होने का कारण था। राजीव जी प्रधानमंत्री के लायक नहीं थे, आपने प्रधानमंत्री बनाया और फेल होने का यही कारण। आज का प्रधानमंत्री आप देख रहे हैं, राज्यसभा में बहुमत नहीं। आप याद कीजिए जीएसटी बिल
जो राज्यसभा में बहुमत नहीं, मीडिया में चर्चा का विषय रहा सारे चैनल पर कि नरेंद्र मोदी इस कानून को नहीं बना पाएंगे। वेल, बट आज का पीएम रियली पॉलिटिक्स करना आता है, पॉलिटिक्स का अनुभव है। क्या किया? एक एक राज्यसभा के मेंबर से पर्सनली बात की, वोट फेवर में बना लिए, और जिस हाउस में मीडिया कहती थी पास होना संभव नहीं, बिल को वहीं प्रारंभ कराए। मैं आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पढ़ाते वक्त बताया हूं कि अमेंडमेंट बिल लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी प्रारंभ होगा। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने बिल को वहीं से प्रारंभ किया। बिल बम्पर मेजॉरिटी से राज्यसभा से पास हुआ और लोकसभा में तो देख ही रहे हैं, जबरदस्त मेजॉरिटी पास हो गया। सोच लीजिए, यही खोपड़ा बुद्धि राजीव जी में नहीं था। पॉलिटिक्स करना या किस तरह से बिल पास कराना, ये पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था। सोचिए, फिर भी मीडिया में चर्चा, नरेंद्र मोदी जी कानून नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जीएसटी जैसे बिल में मैंने बताया था कि भारत के हाफ स्टेट लेजिस्लेचर का सपोर्ट चाहिए, भारत के आधे राज्य सरकारों का समर्थन चाहिए। अब उस समय नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी पार्टी का भारत में आधे राज्यों में सरकारें नहीं थी, इसलिए चर्चा का विषय बना, कानून बनना संभव नहीं। लेकिन आप जानते होंगे, आज के प्रधानमंत्री ने हार नहीं माना, पूरी मेहनत से जज्बे से लगा रहा। एक एक मुख्यमंत्रियों से बात किया जो गैर बीजेपी मुख्यमंत्री थे, और बात करने की आर्ट कला इनमें है, फेवर में कर लिए। सोचिए, भारत के आधे राज्यों का सपोर्ट चाहिए का मतलब हुआ 29 में से 15 सपोर्ट चाहिए, लेकिन सपोर्ट जो मिला 15 नहीं 24 राज्यों का समर्थन। यह मीडिया, भारत नहीं बीबीसी में चर्चा का विषय बन गया कि गजब के पॉलिटिशियन, सोच लीजिए, असंभव को संभव कर दिया। इतना कॉन्फिडेंस, जो 15 चाहिए था समर्थन और 24 मिला, इतनी गजब की बहुमत। और इस प्रकार से जानते होंगे, अमेंडमेंट बिल पर प्रेसिडेंट वीटो नहीं कर सकते, सिग्नेचर करने के लिए बाउंडेड हैं, सिग्नेचर कर दिए, जीएसटी कानून बन गया। आप समझ गए होंगे। तो आप समझ गए होंगे आज सेम सिचुएशन है, तो आज का पीएम क्यों सफल है, और सेम सिचुएशन था उस समय का पीएम राजीव गांधी क्यों फेल, असफल रहे। कारण एक ही, वो प्रधानमंत्री के लायक नहीं थे। आज के प्रधानमंत्री के लायक हैं। सफल होने का यही कारण, इनमें योग्यता है, अनुभव, एक्सपीरियंस है, एक बड़े राजनीतिज्ञ का पेशेंस, एक कॉन्फिडेंस जो चाहिए बड़े पद के लिए, एक डिसीजन मेकिंग की जो कैपेसिटी चाहिए, ईश्वर ने लगभग सभी को दिया है, और यही सफलता का कारण है। आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से राजीव जी फेल रहे। राजीव जी के डेथ होने के बाद, कुछ समय के बाद डेथ हुआ, कांग्रेस के ही एक नए प्रधानमंत्री आ गए, और प्रधानमंत्री का नाम आप समझ गए होंगे। नए प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के आए, उनका नाम था पीवी नरसिंह राव। तो एक नए प्रधानमंत्री आ गए, पीवी नरसिम्हा राव। तो ये नए आ गए, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, और पीवी नरसिम्हा राव जो हमारे देश के नए प्रधानमंत्री हुए, देश के नए प्रधानमंत्री जो हुए पीवी नरसिम्हा राव, ये राजीव गांधी नहीं थे। आज के पीएम जैसे बड़े ब्रिलियंट अनुभवी थे, चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, कई बार कैबिनेट मिनिस्टर, पॉलिटिकल बड़ा एक्सपीरियंस था, ओल्ड थे। इन्होंने क्या किया, आज के पीएम जैसे चाल चला और बहुत अच्छे से लोकसभा राज्यसभा दोनों से बिल पास कराने में सफल है। प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हो गया, एक्ट बन गया। और एक्ट कौन सा बना, आइए देखा जाए। एक्ट कैसे इन्होंने तैयार कर लिया, अब इसकी बातें देखते हैं। तो एक्ट तैयार हो गया, और ये एक्ट तैयार हो गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट। तो ये बन गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट एक्ट, और ये एक्ट तैयार हो गया इन 1992। तो ये बन गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट एक्ट 1992, 1992। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992।
और इस एक्ट के द्वारा पीवी नरसिंह राव की सरकार ने एक न्यू शेड्यूल का क्रिएशन किया, 11 शेड्यूल, 11वीं अनुसूची। और इसमें विषय भी इन्होंने डिसाइड कर दिया, विषय इन्होंने डिसाइड कर दिया 29 मैटर्स, 29 विषय, 29 मैटर्स, 29 विषय। ध्यान दीजिएगा, यूपी पीसीएस क्वेश्चन पूछ चुका आज से 6 साल पहले। यूपी पीसीएस का एक क्वेश्चन था 11 शेड्यूल में विषय की संख्या बताइए। आपका ऑप्शन क्या होगा? 29। उसमें ऑप्शन में दिया था 25, 26, 29, 35। आपका जवाब होगा 29। और इस तरह से रूरल लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। ये बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है आज से 8 साल पहले। आपका जवाब होगा 73rd अमेंडमेंट एक्ट। नरसिंह राव की सरकार ने यह विचार किया कि रूरल लोकल बॉडीज को मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, संवैधानिक दर्जा दिया रूरल लोकल बॉडीज को, लेकिन नरसिंह राव की सरकार ने माना कि अर्बन लोकल बॉडीज के हालात भी अच्छे नहीं, ये शहरी स्थानीय निकाय के भी हालात अच्छे नहीं। क्या माना इन्होंने? कि बड़े बड़े शहरों में पार्कों का अच्छे से सैनिटेशन, गार्डनिंग नहीं है, बैठने लायक नहीं। बड़े बड़े शहरों में कमियां उन्होंने माना, सीवर लाइन की अच्छी व्यवस्था नहीं, बड़ी गंदगी। उन्होंने यह भी कमी माना कि नाली वगैरह पानी का निकास अच्छे से नहीं, जिसके कारण बरसात में जलभराव शहरों में हो जाते। इसी तरह से बहुत सारी बिजली पानी की कमियां माना, इसलिए माना कि अर्बन लोकल बॉडीज में भी सुधार की जरूरत है। और फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने व्यवस्था दिया ये 74th अमेंडमेंट एक्ट। और 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हुआ। इसी समय बाय दिस अमेंडमेंट पीवी नरसिंह राव की सरकार ने एक न्यू शेड्यूल का क्रिएशन किया और यह था 12 शेड्यूल। तो ये था 12वीं अनुसूची और इसमें इन्होंने मैटर डिसाइड कर दिया 18 मैटर्स, 18 विषय। तो इन्होंने मैटर डिसाइड किया 18 मैटर्स, 18 विषय। और 18 मैटर्स, 18 विषय जो इन्होंने डिसाइड किया, इसमें तो आपसे यहां भी लोअर पीसीएस यूपी में क्वेश्चन पूछा है, यहां क्वेश्चन सीपीयू में भी एक बार पूछा गया है कि 12 शेड्यूल में विषय की संख्या कितनी है। अब आपके पास जवाब है। और एसएससी कमीशन तो यहां तक पूछा है कि पंचायती राज की व्यवस्था किस शेड्यूल में है। आप क्लियर हैं? 11 शेड्यूल। शहरी स्थानीय निकाय की व्यवस्था किस शेड्यूल में है? आपका जवाब 12 शेड्यूल। इस तरह से व्यवस्था। एक क्वेश्चन और बता दूं, यूपी पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है कि संवैधानिक दर्जा जो दिया गया 73rd एंड 74th अमेंडमेंट से, यह व्यवस्था इंप्लीमेंट लागू कब हुआ? बोलिएगा। तो इसमें कमीशन इस तरह से ऑप्शन दिया था, यह व्यवस्था लागू कब हुआ? ऑप्शन था 1992, 1993, 1994 एंड 1995। ये ऑप्शन दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन दिया था। क्वेश्चन में एक बार सुना दूं, यूपी पीसीएस क्वेश्चन पूछ चुका है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया लोकल गवर्नमेंट को, स्थानीय शासन को, इनको इंप्लीमेंट लागू कब किया गया? एक्ट तो बना 1992 में, बट इंप्लीमेंट लागू कब हुआ? बोलिएगा, बोलिए कब लागू हुआ? ऑप्शन दिए हुए हैं। यह संवैधानिक दर्जा जो दिया गया स्थानीय शासन का, यह लागू कब हुआ? कोई बताइए। आपका सही जवाब होगा लागू होने का 1993, यानी 24 अप्रैल 1993 को ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो दिया गया, संवैधानिक दर्जा, ये गवर्नमेंट ने लागू किया। तो जब भी आपसे इंप्लीमेंट लागू होना पूछा गया तो आपका जवाब होना चाहिए 93। बट ये पूछा गया
कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो दिया गया, ये एक्ट कब तैयार हुआ, तो एक्ट अमेंडमेंट की बात होगी 92, दोनों का एक साथ इंप्लीमेंट हुआ और एक्ट भी एक ही ईयर 92 में हुआ। एक्ट का नंबर अलग अलग है, यानी रूरल लोकल बॉडी के लिए 73rd अमेंडमेंट एक्ट और अर्बन के लिए 74th, ये अंतर है। क्लियर? अब आगे हम लोग चलते हैं और ये जो संवैधानिक दर्जा दिया गया, अब इसके बाद हम लोग बातें करते हैं। संवैधानिक दर्जा जो दिया गया, इसके अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9, भारतीय संविधान के पार्ट 9 में ये व्यवस्था किया गया। क्या व्यवस्था किया गया? इसमें आर्टिकल दिया गया, ये आर्टिकल 243 और आर्टिकल 243 ए से लेकर के और वो तक, यानी आर्टिकल 243 ओ तक क्या है, ये व्यवस्था दिया गया है पंचायती राज। तो ये व्यवस्था इस आर्टिकल में है, रूरल लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायती राज। तो पंचायती राज की व्यवस्था इस आर्टिकल में, हिंदी में आप कहेंगे अनुच्छेद 243 को, या इंग्लिश में ही इसको लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, याद करने में सुविधा होगा। 243 ए से लेकर और अनुच्छेद, अरे ये क्या हो गया, अच्छा ये गड़बड़ यहां पर हो गया है, सुधारिए। ये 243 ओ, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 243 ओ में है पंचायती राज। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि पंचायती राज की व्यवस्था किस आर्टिकल में है। अब आप क्लियर है, 243 टू 243 ओ। और अब हम लोग बातें करते हैं म्युनिसिपैलिटीज की। तो म्युनिसिपैलिटीज की व्यवस्था इस प्रकार से ये दिया गया है आर्टिकल, म्युनिसिपैलिटीज के लिए पार्ट है, म्युनिसिपैलिटीज की पार्ट की भी बात कर लें, इसके लिए पार्ट है, पार्ट होगा इसके लिए 9A, ये पार्ट इनका। और आर्टिकल्स इसके लिए होंगे, इसके लिए आर्टिकल्स 243 पी से लेकर ये हैं आर्टिकल 243 ZG, आर्टिकल 243 ZG, ये व्यवस्था दिए गए। तो इसमें दिए गए हैं आर्टिकल्स 243 P2, आर्टिकल 243 ZG। तो ये व्यवस्था है किसके लिए? ये व्यवस्था है म्युनिसिपैलिटीज के लिए। म्युनिसिपैलिटीज के लिए तो ये व्यवस्था दिए गए हैं म्युनिसिपैलिटीज के लिए, ये 243 P2, आर्टिकल 243 ZG। आइए अब हम लोग बातें करेंगे म्युनिसिपैलिटीज के लिए, नगर पालिकाओं के लिए। तो आइए देखा जाए कि नगर पालिका की व्यवस्था हमारे संविधान में किस प्रकार से दी गई। देखा जाए नगर पालिकाओं के लिए व्यवस्था दिया गया है, यानी इस तरह का रूरल एरिया जो शहरी क्षेत्र में डेवलप कर रहा है, तो उनके लिए नाम दिया गया है टाउन एरिया, ठीक है। और काफी पॉपुलेशन बढ़ गया, बड़ा रूप हो गया शहरी क्षेत्र का, उसको कहा गया है नगर पालिका। नगर पालिका में जो चुनाव होते हैं, तो नगर पालिका के पार्षद होते हैं, वो पब्लिक के द्वारा डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, और नगर पालिका के जो अध्यक्ष होते हैं वो भी पब्लिक के द्वारा डायरेक्ट इलेक्टेड। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था दिया गया है। क्या है भाई?
शिवानी आप क्या कह रही हैं सर, ये एनटीपीसी कवर कर लेगा क्या? क्या ये मतलब क्या? शिवानी आपकी बात हमने नहीं समझा, बोलिए। अच्छा अमृत रात कर रहे हैं जेड जी कैसे आएगा? तो पी के बाद आप चलते चलिए जेड और फिर ए से जी, समझ गए? इसलिए जेड जी। क्लियर हो गया अमृत राज? शिवानी बोलिए, ये एनटीपीसी कवर कर लेगा मतलब क्या है शिवानी? शिवानी एनटीपीसी बहुत छोटा एग्जाम है, आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं ये लेवल पीसीएस का है। एनटीपीसी तो शिवानु बच्चू है, वो इसके सामने बिल्कुल बच्चा है। एनटीपीसी एसएससी से भी बिलो है, लगभग उसके लेवल मानिए। और मैं जो पढ़ा रहा हूं ये सुन लीजिए बहुत ध्यान से। हमारे व्हाट्सएप आप देखने वाले होते तो दिखा देते। अभी दिल्ली में ये डास ग्रेड 2 का एग्जाम हुआ है, क्लास 2 लेवल का एग्जाम होता है। और डास ग्रेड 2 लेवल के एग्जाम में कई एग्जामिनी हमारे पास व्हाट्सएप पे एसएमएस किए हैं। क्योंकि मैंने बोला था ये पढ़ाते वक्त, ये क्या कहते हैं जो बैच फर्स्ट में था, ये पढ़ाते वक्त बोला था कि ऑनलाइन मल से पढ़ लिए तो आप पीसीएस आराम से होंगे, एक भी क्वेश्चन पॉलिटी का बाहर नहीं जाएगा। काफी स्टूडेंट एसएमएस किए हैं कि सर जो आपने क्लास में बोला था वैसे ही हुआ। अर्थात क्या दिए हैं उसमें क्लियर दिया है कि जितने आप पढ़ाए हैं आपका जो नोट्स है उसके बाहर डास ग्रेड 2 दिल्ली में पूछा ही नहीं, तो सिर्फ वही पूछा है जो मैंने पढ़ाया, उसके बाहर नहीं। सीडीएस पैरामाउंट में जितने वर्षों तक मैंने पढ़ाया सारे स्टूडेंट वही बोलते थे, सीएपीएफ सीडीएस, कि आपके नोट्स आपके पढ़ाने से बाहर एक भी नहीं पूछ रहा है। और पीसीएस आईएएस में भी यही बात प्रमाणित करता हूं। तो मैं पीटी का मेंस भी बैच शुरू करने चल रहा हूं, मेंस में भी वही आपको पढ़ाऊंगा जो कमीशन पूछेगा। राइटिंग का आर्ट दूंगा, इतना ज्यादा स्कोर कराने की क्षमता दूंगा, वह कला राइटिंग का सिखाऊंगा जो आप हाई स्कोर करेंगे पीसीएस मेंस आईएएस मेंस में। तो आप शुरू करने चल रहा हूं। तो आप शिवानी एनटीपीसी की पूछ रही हैं, चिंता मत कीजिए। जो समुद्र में एक बार तैर चुका हो उसको छोटे छोटे गड्ढे तालाब नदी में डरने की जरूरत नहीं। तो एनटीपीसी गड्ढा गुड्डी तालाब है, आपको मैं समुद्र में तोड़ा रहा हूं, नदी एटसेट्रा गड्ढे गुड्डे में कोई टेंशन नहीं। इतना डिटेल में चल रहा हूं, कोई चिंता मत कीजिए। आइए हम लोग चलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बातें करें म्युनिसिपैलिटीज की। म्युनिसिपैलिटीज में जो इलेक्शन होते हैं इस प्रकार से, यानी हम आप पब्लिक होते हैं। कैसी पब्लिक? एडल्ट पब्लिक। तो हम आप पब्लिक वोटिंग करते हैं किन के लिए? पार्षद के लिए। तो ये पार्षद के लिए हम आप वोटिंग करते हैं डायरेक्ट। और इसी प्रकार से नगर पालिका अध्यक्ष की बात किया जाए, नगर पालिका के चेयरमैन, तो चेयरमैन की बात किया जाए तो इस प्रकार से नगर पालिका के चेयरमैन की बात करें तो यहां भी पब्लिक डायरेक्ट वोटिंग करती है। तो इसलिए नगर पालिका के चेयरमैन और इनके पार्षद जो होते हैं वार्ड वाइज मेंबर, ये भी डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। क्लियर? इसी प्रकार से मेयर की बात करें तो सेम है, नगर निगम में भी मेयर होते हैं और उनके नीचे पार्षद, ये डायरेक्ट इलेक्टेड। इसी प्रकार से हम लोग बात नहीं करें, अब रूरल में थोड़ी सी बातें आप लोगों को दिखा दें। देखिए रूरल में हम लोग बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में तो व्यवस्था इस प्रकार से, ग्राम सभा का जो अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान, ये हम आप पब्लिक वोटिंग करते हैं। और हम आप पब्लिक कैसी? पब्लिक जो एडल्ट है, एडल्ट का मतलब आप समझ ही रहे हैं 18 ईयर्स, 18 वर्ष या इनसे ज्यादा, इनसे ज्यादा, इस अवस्था की पब्लिक हम लोग डायरेक्ट वोटिंग करते हैं। किसके लिए? विलेज प्रेसिडेंट। तो इनके लिए विलेज प्रेसिडेंट यानी विलेज के अध्यक्ष, इसको ग्राम सभा अध्यक्ष भी कहेंगे, ग्राम का मुखिया भी कहेंगे डायरेक्ट। और इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा नेक्स्ट, अब हम लोग बातें करेंगे ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक प्रेसिडेंट। तो ध्यान दीजिए विलेज में जो व्यवस्था होता है इस प्रकार से, ये पब्लिक हम आप वोटिंग करते हैं। हम आप पब्लिक जो एडल्ट हैं ये वोटिंग करते हैं VDC,
यानी विलेज डेवलपमेंट काउंसिल। और विलेज डेवलपमेंट काउंसिल को हम लोग डायरेक्ट वोटिंग करते हैं, और हमारे आपके द्वारा इलेक्टेड जो विलेज डेवलपमेंट काउंसिल है मेंबर, यही प्रत्याशी होते हैं ब्लॉक प्रमुख के लिए। ब्लॉक के प्रेसिडेंट, ब्लॉक के अध्यक्ष या चेयरमैन, यही प्रत्याशी। यानी ब्लॉक के प्रेसिडेंट अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ना है तो वीडीसी होना आवश्यक है। वीडीसी मेंबर आप हार गए, चुनाव नहीं जीते, तो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव नहीं लड़ पाए। इन्हीं में से होते हैं, और इनके लिए वोटर भी यही होते हैं। तो ये होते हैं ब्लॉक प्रमुख, ये होते हैं ब्लॉक प्रमुख या ब्लॉक प्रेसिडेंट। तो आप बताइए, ब्लॉक प्रमुख का इलेक्शन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? आप कहेंगे इनडायरेक्ट, क्योंकि पब्लिक इनको इलेक्ट करती है और यही इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं डायरेक्ट, इनको इलेक्ट करके पब्लिक ने भेजा। तो वीडीसी के द्वारा इस इलेक्शन में पब्लिक का पार्टिसिपेशन है। कैसा माना जाएगा? पब्लिक का पार्टिसिपेशन इस इलेक्शन में है, बट इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से। किसके द्वारा पार्टिसिपेशन है? इनके द्वारा। तो ये है ब्लॉक प्रमुख का इलेक्शन जो इनडायरेक्ट होता है। आप देखते होंगे करप्शन बढ़ने का भी ये कारण है। यानी ब्लॉक प्रमुख जितने होते हैं करोड़ों वाले अमीर आदमी, एक ब्लॉक में अगर मान लीजिए 26 वीडीसी हैं, जीतने के लिए किसी एक व्यक्ति को कितना चाहिए? 14, हाफ हो गया, 13 हाफ प्लस 1 चाहिए। तो अब बड़े बड़े पैसे वाले वीडीसी को खरीद लेते हैं, में डिफेक्ट है। अब हम लोग बातें करें डिस्ट्रिक्ट पंचायत के लिए, तो आइए देखा जाए डिस्ट्रिक्ट पंचायत में व्यवस्था क्या है। देखिए, डिस्ट्रिक्ट पंचायत की जो व्यवस्था है इस तरह से, गांव की जो पब्लिक होती है ये डिस्ट्रिक्ट पंचायत मेंबर का चुनाव करती है। ये डिस्ट्रिक्ट पंचायत मेंबर्स, ये डायरेक्ट इलेक्शन। और जिला पंचायत के जो मेंबर होते हैं उन्हीं में से डिस्ट्रिक्ट पंचायत के प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग कौन करते हैं? ये हो गए डिस्ट्रिक्ट पंचायत चेयरमैन। आप यहां भी देखिए, डिस्ट्रिक्ट पंचायत चेयरमैन के इलेक्शन में डायरेक्ट कौन भाग लेता है? ये मेंबर। पब्लिक भी भाग लेती है, बट इनके द्वारा, इनको जिनको इलेक्ट करके पब्लिक भेजा वही तो पार्टिसिपेट करेंगे। तो इनके द्वारा पब्लिक का पार्टिसिपेशन माना गया, डायरेक्ट नहीं। तो आपसे पूछा जाएगा डिस्ट्रिक्ट पंचायत चेयरमैन इलेक्टेड बाई, ऑप्शन बाई डायरेक्ट इलेक्शन, बाई इनडायरेक्ट, एनीवन, नॉन ऑफ दीज। अब आप क्लियर हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन। और डिस्ट्रिक्ट पंचायत मेंबर इलेक्टेड बाई, तो आपका जवाब होगा डायरेक्ट इलेक्शन। समझ गए? एक चीज और बता दूं, आपसे पूछा गया कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर क्या है। तो ध्यान दीजिए, ग्राम पंचायत का इलेक्टोरल बोर्ड होता है ग्राम सभा। क्यों? ग्राम सभा के पब्लिक जो होते हैं, ऐसी पब्लिक जिनका 18 वर्ष या मोर देन दिस एज है, यही वोटिंग करते हैं ग्राम पंचायत के मेंबर के लिए, हेड के लिए। इसलिए आपसे पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में अंतर क्या है। तो आप बताइए कि ग्राम पंचायत का इलेक्टोरल बोर्ड निर्वाचन मंडल होता है, ग्राम सभा के नागरिक, और ग्राम पंचायत इन्हीं के द्वारा इलेक्टेड बॉडी है। क्लियर हो गया? तो नीलम खान का कहना है कि सर पीसीएस हिंदी में होगा क्या? देखिए, पीसीएस के लिए प्रयास मेरा है बाइलिंगुअल, इंग्लिश हिंदी दोनों, लेकिन आपका हिंदी होगा तो वैसे ही ठीक है, इंग्लिश होगा तो उसके लिए भी प्रयास। मेनली जो एक्सप्लेनेशन होगा हिंदी में, लेकिन लैंग्वेज आप टर्म सब कुछ आर्ट, ये राइटिंग आर्ट आ गया तो जाहिर सी बात है इंग्लिश हो या हिंदी लिख लेंगे, एक्सप्लेनेशन हिंदी में ही करेंगे, जैसे इस क्लास में बातें कर रहे हैं। तो इंग्लिश मीडियम भी अगर राइटिंग का आर्ट सीख लिए, समझ गए, तो अपने भाषा में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है? इसी तरह से अमन सर भी कर रहे हैं, मैं भी करूंगा। अब समझ गए होंगे।
तो अमृत राज कर रहे हैं सर। चेयरमैन का चुनाव हम लोग द्वारा चुने गए वार्ड कमिश्नर ना कहिए अमृत जी, ये ध्यान दीजिए। डिस्ट्रिक्ट पंचायत के जो मेंबर हैं ये हम पब्लिक के द्वारा, ठीक है, और चेयरमैन होते हैं इनके द्वारा, यानी इस इलेक्शन में पब्लिक का पार्टिसिपेशन। अब समझ गए होंगे। तो वार्ड कहिए, वार्ड के जो मेंबर होते हैं वो चुनते हैं चेयरमैन को। और कोई दिक्कत किसी को? हाँ, इसी को डिस्ट्रिक्ट पंचायत जिला परिषद भी कहते हैं। जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट पंचायत दोनों एक ही है, सेम है। वेरी गुड, अब समझ गए। तो क्या रिप्लाई चाहते हैं, जल्दी बोलिए ना शिवानी, किस तरह की रिप्लाई है? बोलेंगे तो आप सिर्फ लिख रही हैं प्लीज सर रिप्लाई, तो रिप्लाई क्या दें ये तो बोलिए। अगर आपने कभी पूछा होगा तो हम ध्यान नहीं दिए होंगे पढ़ाने में, तो सिर्फ प्लीज रिप्लाई से काम नहीं चलेगा। आप बोल दीजिए क्या पूछ रहे हैं, मैं उसका जवाब दूं। टॉपिक मेरा खत्म हो गया, जल्दी पूछिए। शिवानी खंडलवाल, सर आईएएस का बैच स्टार्ट कीजिए। आईएएस का बैच जल्दी स्टार्ट करने चलना है, अगस्त फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अमन सर शुरू कर दिए हैं, तो ज्योग्राफी आपका शुरू हो गया, इसके बाद पॉलिटी का मॉड्यूल शुरू होगा। आईएएस पीटी का मेंस, मेंस में राइटिंग भी सिखाएंगे, पीटी में कैसे कैसे क्वेश्चन के सभी कुछ स्ट्रांग पोजीशन, और पीसीएस आप सब दीजिए। इस लेवल की पीटी और मेंस दोनों को जानकारी दिया जाएगा, ठीक है। और उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं, पीटी ही नहीं, मेंस में राइटिंग कैसे किया जाएगा ये आर्ट भी डेवलप करेंगे आप लोगों का, ठीक है। तो इस तरह से आज क्लास देखा जाए तो हमारा पॉलिटी का अंतिम क्लास था। मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया आज के डेट में, और इस प्रकार से अब पॉलिटी में कुछ बचा नहीं, सभी कुछ पीडीएफ जो मैंने टॉपिक पढ़ाया, ये पीडीएफ मैं ऑलरेडी 10 दिन पहले दे चुका हूं। और किसी तरह से कभी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, प्रॉब्लम हो, मैं आपको सेवाएं देने के लिए तैयार हूं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप सभी जानते हैं, तो व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चन दे सकते हैं, मैं जवाब देता चलूंगा, ठीक है। और कभी कुछ जरूरी बात करना है तो बात करने का समय 9 बजे, 9 to 10 PM ये बात करने का समय, किसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, कोई बात। और वैसे जनरली अपने क्वेश्चन वगैरह, एडवाइस, कोई कंसल्टेशन, ये अपने व्हाट्सएप पे दे देंगे, सभी कुछ हो जाएगा। तो नीलम खान का कहना है कि मॉड्यूल्स कितने होते हैं सर पीछे? सभी जीएस के जो सेक्शन है जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, यही अलग अलग मॉड्यूल्स में होंगे। तो जीएस के सारे सेक्शन आप जानते हैं, सभी सेक्शन आए, ठीक है। एक रीजनेबल फी होगा, कोई ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। और ईश्वर करें कि आप लोग क्लास 3 नहीं, क्लास 1 ऑफिसर पीसीएस आईएएस में सिलेक्ट हों। हम सभी टाइम्स की तरफ से यही शुभकामना है, सहयोग भी पूरा करेंगे, सिर्फ शुभकामना नहीं, पूरे तन मन से। और देखिए कभी कुछ स्टूडेंट लापरवाह होते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, तो थोड़ा मुझे खराब गुस्सा लगता है और मैं थोड़ा खर्रा खोटा बोल देता हूं, तो कभी डांट देता हूं आपके फ्यूचर के लिए। इसको बुरा नहीं मानेंगे, मेहनत करेंगे, पढ़ाई कीजिए, बड़ी उम्मीद होप आप लोगों से है, और आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। आप जब रिजल्ट देते हैं, फोन करके बताते हैं या स्वयं मिलते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमने जो मेहनत किया वो सफल हुआ। तो इसलिए इसी उम्मीद के साथ इस तरह से हम आपको बोलते हैं या जो भी बातें सुनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा प्यार आप लोगों का मिला और बड़े प्यार से ये आपने क्लास लिया, बहुत बड़ा सहयोग, बड़ा बुस्टअप किए, बड़ा प्रेरणा आप लोगों के लगन जो था पढ़ाई में, उससे हमें भी बड़ा प्रेरणा मिला। और ईश्वर से कामना करते हैं टाइम्स मंच से आप सभी जो जुड़े हैं अपने अपने उद्देश्य में सफल हो, एक अच्छा रिजल्ट मिले, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्हीं के साथ हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया। अगेन बता दूं, आज यही अपनी क्लास ऑफ करते हैं और इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी को ईश्वर सफलता दें। और इसी के साथ गुड बाय एंड टेक केयर।